हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रिया है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मिशन यूपीएससी सीएससी पे। एक बार फिर से जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, रोज सुबह एकदम शार्प अर्ली मॉर्निंग 7 बजे मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की सेशन लेके आ रही हूँ। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट द हिंदू का एडिशन, द हिंदू का ये आर्टिकल है और काफी ज्यादा आप लोगों को उत्सुकता हो रही होगी ये चीज जानने की। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिफोर कुछ भी मैं डिस्कस करूं, एक बार जल्दी से शेयर कीजिए, बिकॉज आज का सेशन इंपॉर्टेंट भी है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं अबाउट मैरिज बिटवीन द फर्स्ट कजिन्स इज इलीगल और नॉट। ठीक है, समझेंगे इस पूरे इशू को कि आखिर ये केस क्या था। क्या सच में फर्स्ट कजिन्स के बीच अगर आप शादी करते हो तो ये इलीगल है या नहीं है? ठीक है, कौन सा प्रोविजन है, कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन है, इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। यहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है गाइस, सो आप लोगों के लिए कई सारे सेशंस भी हम ला रहे हैं, कई सारे आप लोगों के लिए जो है अपडेट्स भी लेके आ रहे हैं और आप लोगों के लिए जल्दी ही मैं अपने प्लस क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने करंट स्टेट से अपने डिजायर्ड स्टेट तक पहुंचना चाहते हो गाइस, अगर आप चाहते हो कि ये जो 6 महीने का आपके पास टाइम बचा है, इस 6 महीने के अंदर कैसे इस 6 मंथ को यूटिलाइज करके आप प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर हो सको, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तो आपके लिए 3 महीने काफी हैं, लेकिन उसके बाद अगर एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस के लिए काफी कम टाइम आपके पास बचता है। एंड अगर आप पहले से मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर मेंस विद इन दैट लिमिटेड टाइम। ठीक है, तो अभी से हमारा ये टारगेट रहेगा कि कैसे ये 6 महीने को हम यूटिलाइज करें, कैसे हम मेंस की तैयारी करें, साथ साथ में प्रीलिम्स को भी हम ध्यान में रखें। ठीक है, तो अगर आप इन सभी चीजों के बारे में प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करंट स्टेटस से अपने डिजायर्ड स्टेट तक पहुंच सके, अपना गोल जो है वो अचीव कर सके, तो आप लोग अनअकैडमी प्लस पे जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोगों को इंडिया के बेस्ट लेवल 14,000 से भी ज्यादा एजुकेटर्स हैं जो आप लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, ताकि आप अपना गोल अचीव कर सको। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, प्रिया11। ठीक है, ये मेरा रेफरल कोड है गाइस। इस कोड को यूज करके आपको पूरा 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इन सभी कोर्सेज के लिए डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं। अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। काफी छोटा सा रेफरल कोड है और ये गलती मत करना कि कैपिटल में पी लिख दे आप, बाकी सब स्मॉल में नहीं। आपको सारे लेटर्स यहाँ पे कैपिटल में लिखने हैं, प्रिया11, ये मेरा रेफरल कोड है। ठीक है, तो आई होप आपको याद रहेगा, काफी छोटा सा है। ठीक है, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए जल्दी से हमारे साथ प्लस पे जुड़ जाइए। इसके अलावा अनअकैडमी के बारे में कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्ले स्टोर से आप प्ले स्टोर को डाउनलोड करके, प्ले स्टोर से अनअकैडमी को डाउनलोड करके वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अदरवाइज unacademy.com ओपन करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देखिए यूपीएससी के लिए, जीएस के लिए भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है एंड ऑप्शनल के लिए भी अवेलेबल है। प्लस के साथ साथ आइकॉनिक कोर्सेज के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो unacademy.com पे आप सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। ये जो गिफ्ट आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको पोल जो है रेफरल कोड लगाना होता है। जैसे ही यहाँ पे आप रेफरल लगाते हैं 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जल्दी से और इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैरिज बिटवीन फर्स्ट कजिन्स इज इलीगल और नॉट। ठीक है, तो अभी अभी क्या हुआ है, रिसेंट और प्रेजेंट केस क्या है, अखिलेश वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है,
ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है कि पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने ये कहा है कि फर्स्ट कजिन्स के बीच में अगर आप शादी करते हैं तो वो इलीगल है। ठीक है, क्या था पूरा केस और क्यों ये स्टेटमेंट जो है वो पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, हम सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या सच में फर्स्ट कजिन्स शादी नहीं कर सकते या फिर कर सकते हैं, क्या है सही स्टेटस और क्या है सही स्टेटमेंट, क्या है सही लीगल हमारा प्रोसीजर। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेटमेंट द हिंदू का क्या था कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज स्टेटेड दैट द मैरिज बिटवीन फर्स्ट कजिन्स इज इलीगल। ठीक है, तो आपको जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने ये कहा है कि फर्स्ट कजिन्स के बीच शादी अगर की जाती है तो वो इलीगल है। अब फर्स्ट कजिन्स कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, देखो यहाँ पे सारी चीजें मैं शेयर जो है आप लोगों के साथ कर रही हूँ, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ और हमारी पूरी टीम आपके लिए काफी एफर्ट कर रही है, तो प्लीज एक बार जल्दी से शेयर करिए। आई डू अंडरस्टैंड कि इतने मॉर्निंग को विंटर में उठना मुश्किल होता है ना, लेकिन फिर भी गाइज अगर आप डेडिकेटेड है एग्जाम के लिए तो मुझे लगता है 7 AM को आप उठ सकते हैं, ज्यादा जल्दी नहीं है। ठीक है, जिन लर्नर्स का जुनून होता है एग्जाम क्वालिफाई करने का वो 3 बजे उठ के भी करंट अफेयर्स देखते हैं, है ना, तो आपको तो 7 बजे उठना है ना। तो फटाफट से एक बार शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सारे के सारे अदर ग्रुप्स में, ताकि और भी लर्नर्स हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, तो ये जो असर्शन है हाईकोर्ट का ये क्यों आया, क्योंकि एक यूथ ने जो है हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, अब ये एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, देखो गाइज, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत। ठीक है, इसको मैं हिंदी में आपके लिए लिख देती हूं, इसका मतलब होता है अग्रिम जमानत। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गिरफ्तार होने से पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई इंसान जो है वो बेल करवाता है। ठीक है, ताकि उसको जमानत मिल जाए और वो गिरफ्तार ना हो। ठीक है, सीआरपीसी के सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है वो पूरी तरह से मेंशन है। ठीक है, कौन से एक्ट में, सीआरपीसी के सेक्शन 438 में। ठीक है, 438 में आपका जो है एंटीसिपेटरी बेल का पूरा प्रोविजन मेंशन है। ठीक है, तो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कैसे मिलता है गाइस, ये भी एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे ही कोई भी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट कोई एफआईआर फाइल करवाता है या फाइल की जाती है, ठीक है, तो वो अगर किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अगर एफआईआर फाइल कर रहा है तो उसे जो है सेशन कोर्ट में लिया जाता है सबसे पहले। ठीक है, और सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन डाली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर सेशन कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया तो उस केस में बाद में वही एंटीसिपेटरी बेल जो है वो हाई कोर्ट में जाती है। ठीक है, और उस हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल को ज्यादातर केसेस में जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है उसको एक्सेप्ट करने के लिए हाई कोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ता है कि क्या कारण है कि आप ये अग्रिम जमानत लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने जो कारण बताया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो लीगली जो है कानून को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको आसानी से जमानत मिल जाती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है एंटीसिपेटरी बेल का। ठीक है, तो इसमें सारे पॉइंट्स को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं और द हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में भी यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, सो केस क्या था गाइस कि पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट के सामने अब ये क्वेश्चन एक उठ गया है कि क्या फर्स्ट कजिन्स के बीच में शादी हो सकती है या फिर क्या वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हुआ क्या कि अखिलेश के खिलाफ एक 17 साल की माइनर लड़की है। ठीक है, अखिलेश ये 21 साल का एक नौजवान है। ठीक है, 21 साल के एक नौजवान है ये। ठीक है, तो इनके खिलाफ एक 17 साल की लड़की है, उनके पिता ने ये कंप्लेन लिखाई है और ये जो है उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी है कि उन्होंने उनकी जो माइनर बेटी है उनको किडनैप किया है। ठीक है, तो ये जो माइनर गर्ल की किडनैपिंग है इसके बारे में वो कंप्लेन जो है जारी हुई है और इस कंप्लेन को लड़की के फादर ने अखिलेश के अगेंस्ट जो कि 21 साल के हैं वो लिखवाया है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि हमारे देश में आईपीसी के कई सारे सेक्शंस है। आईपीसी
इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो उस कंप्लेन के आधार पर और उस एफआईआर के आधार पर आईपीसी के सेक्शन 363, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक्शन 363 जो कि किडनैपिंग का बनता है, और सेक्शन 366 कैपिटल ए जो कि प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल का बनता है। इस आधार पे जो है अखिलेश के अगेंस्ट कई 2 चार्जेस लगा दिए गए, ठीक है। और उसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, लेकिन गिरफ्तारी के पहले ही उनके जो लॉयर थे उन्होंने एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है एप्लीकेशन डाल दिया, ठीक है। तो समझते हैं इस चीज को। प्रोक्यूरेशन का मतलब क्या होता है गाइज, यहाँ पे ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई सारे यहाँ पे मेरे लर्नर्स है। देखो, जब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है तो कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोगों को मीनिंग नहीं मालूम होता, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ हर एक चीज आपको क्लियर हो। प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल का मतलब होता है कि कोई भी इंसान किसी भी तरह से किसी नाबालिग लड़की को, नाबालिग लड़की मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो यहाँ पे लड़की की एज जो थी वो थी 17 साल, ठीक है। तो किसी भी लड़की का उम्र अगर 17 साल से कम है और उसको कोई भी इंसान अगर इन्फ्लुएंस करता है, प्रेरित करता है किसी भी चीज को करने के लिए या फिर कहीं भी जाने के लिए, तो उसको हम प्रोक्यूरेशन कहते हैं, ठीक है। सो प्रोक्यूरेशन आईपीसी के सेक्शन 366 कैपिटल ए और किडनैपिंग 363 में जो है मेंशन है, उसी के आधार पर इनके अगेंस्ट ये 2 चार्जेस लगाए गए थे, ठीक है। अब अखिलेश के जो लॉयर थे उन्होंने क्या किया, अरेस्ट होने से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया था, और उनका ये कहना था कि उन्होंने रीजन क्या दिया एंटीसिपेटरी बेल के लिए कि जो गर्ल थी, जो माइनर गर्ल थी और अखिलेश थे, ये दोनों अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, ठीक है। तो ये उनका ये कहना था कि ये दोनों अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और जब इनका ये भी कहना था कि जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तो वो लोग शादी कर लेंगे, ठीक है। अखिलेश के जो पिता हैं उन्होंने जो पिटीशन है उसके अलावा एक और रिट पिटीशन फाइल किया था, और अखिलेश ने भी ये रिट पिटीशन फाइल किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनका जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। उनका जो एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि हमारा आर्टिकल 21 में आता है, वो वायलेट हो रहा है। और उनका ही नहीं बल्कि गर्ल का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। क्यों उन्होंने, अखिलेश ने और उनके पिता ने, अखिलेश के पिता ने क्यों इसके लिए रिट पिटीशन डाला, क्योंकि वो जो लड़की के पिता थे यानी गर्ल के जो फादर थे वो इन दोनों के रिलेशनशिप से नाखुश थे, ठीक है। तो ये 2 मतलब तरह केस बन रहा है। एक तो सबसे पहली चीज कि लड़की के पिता ने अखिलेश के खिलाफ जो है पिटीशन डाला था, और उसके बाद अखिलेश ने भी एक रिट पिटीशन अखिलेश के पिता ने भी डाली थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अखिलेश का और उस लड़की का जो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो अखिलेश के जो लॉयर थे उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि इन दोनों का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है। अब इस आधार पर जो हमारा स्टेट है उसका क्या आर्ग्यूमेंट रहा और हाईकोर्ट का क्या आर्ग्यूमेंट रहा। हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये जो एंटीसिपेटरी बिल है इसको हम नहीं मान्यता दे सकते, ठीक है। उन्होंने इस बिल को खारिज कर दिया, इसको अपोज किया, और उन्होंने ये कहा कि जो ये अखिलेश है जो 21 ईयर्स का यंग लड़का है, इसने अपने पिटीशन में ये बात जाहिर नहीं होने दी कि जो लड़की है वो उसकी फर्स्ट कजन है, ठीक है। तो ये चीज उस पर्टिकुलर बिल में मेंशन नहीं थी, और अखिलेश ने ये वाली बात जो है कोर्ट से छुपाई है, इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल को वो लोग जो है अपोज करते हैं, ठीक है। तो कोर्ट का ये फैसला रहा। कोर्ट ने ये भी कहा कि इनके जो पिता थे, लड़की के फादर और अखिलेश के फादर, ये दोनों एक स्पेंडिया रिलेशनशिप जो है में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिबलिंग्स थे, इनके लड़की के फादर एंड अखिलेश के फादर सिबलिंग्स थे, और इसीलिए इन लोगों का एक स्पेंडिया रिलेशनशिप फॉर्म होता है, ठीक है गाइस। तो दैट इज वाई कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया, और कोर्ट ने कहा कि इन दोनों का शादी नहीं हो सकता, इन दोनों का शादी जो है वो इलीगल है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे
कि ये जो सपिंदिया रिलेशनशिप है ये होता क्या है और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्या सच में फर्स्ट कजिन्स के बीच शादी नहीं हो सकती, इस चीज को समझेंगे। अभी तक मैंने आपको पूरा केस बताया है कि केस क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर हियरिंग में जो बात हुई है वो तो हमने समझ लिया। इसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत इसका जो सेक्शन 5 है उसके अंदर कुछ क्लॉजेस दिए हुए हैं, कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो हिंदू धर्म में शादियां होती हैं उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है कि कैसे कैसे कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर हिंदू धर्म में शादी होती है, ठीक है। तो उसका सबसे पहला उसके अंदर 5 क्लॉजेस हैं, ठीक है। सेक्शन 5 के अंदर, इस एक्ट के सेक्शन 5 के अंदर 5 क्लॉजेस है, 5 कंडीशंस है जिनको फुलफिल होना पड़ता है तो ही शादियां हो सकती हैं, ठीक है, लीगली, राइट। सो इसमें सबसे पहला क्लॉज है कंडीशंस ऑफ मोनोगैमी, ठीक है। मोनोगैमी क्या होता है कि एक पार्टनर एक टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस लड़के से या जिस भी लड़की से शादी हो रही हो उनकी पहले से ही शादी हो चुकी हो या फिर उनके पहले से ही एक हस्बैंड या स्पाउस या फिर वाइफ हो, ठीक है। सो मोनोगैमी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन इस एक्ट में ये है कि कंडीशन रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ और कैपेसिटी, ठीक है। जिन गर्ल की और जिस बॉय की शादी हो रही है उन दोनों की मेंटल हेल्थ और उन दोनों की मेंटल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई मेंटली वीक हो, ठीक है। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे मेंशन है। इसका थर्ड क्लॉज क्या कहता है, कंडीशन ऑफ मैरिजेबल एज के बारे में बताता है कि जो गर्ल है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए और जो बॉय है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है, तो ही शादी हो सकती है। अदरवाइज गर्ल जो है अगर 18 ईयर्स से कम है तो वो एक माइनर जो है होती है और इस केस में उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लॉज 4 क्या कहता है, अवॉइडेंस ऑफ डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का यहाँ पे मतलब होता है सपिंदा रिलेशनशिप। सपिंदा रिलेशनशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले फिफ्थ क्लॉज को समझ लेते हैं। फिफ्थ क्लॉज क्या है, अवॉइडेंस ऑफ सपिंदा रिलेशनशिप, ठीक है। तो सपिंदा रिलेशनशिप को यहाँ पे अवॉइड करना है और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स यानी कि जो भी आपके कजिन्स होते हैं, जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन आपका होता है उन सभी से शादी नहीं करनी है, ठीक है। तो सपिंदा रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर एक्ट में किस चीज को कहा गया है, तो अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग सपिंदा रिलेशनशिप वो होता है जिसमें आपके जो फादर हैं, ठीक है, आपके पिताजी, आपके फादर, उनका फिफ्थ जनरेशन तक गर्ल और बॉय में किसी तरह का कजन या फिर भाई बहन तक का रिलेशन नहीं बनना चाहिए तो ही शादी हो सकती है, ठीक है। और आपकी जो मदर है उनके मदर के थर्ड जनरेशन तक अगर गर्ल एंड बॉय में किसी तरह का रिलेशनशिप बन रहा है तो शादी नहीं हो सकती, ठीक है। इसको हम सपिंदा रिलेशनशिप कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए मैंने क्या कहा। सपिंदा रिलेशनशिप क्या होता है, सपिंदा रिलेशनशिप में जो फादर है यानी लड़की या लड़के के फादर अगर हैं तो उनके फिफ्थ जनरेशन तक गर्ल एंड बॉय के बीच में किसी तरह का रिलेशन नहीं बनना चाहिए, भाई बहन या कजिन का। और जो मदर है, गर्ल एंड बॉय की जो मदर है, उनके थर्ड जनरेशन तक लड़की और लड़के के बीच किसी तरह का भाई बहन का रिलेशन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सपिंदा रिलेशनशिप होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में ये बताया गया है कि अगर ब्लड रिलेशंस है किसी के साथ, जैसे आपके पूर्वज जो आपके दादाजी होंगे, फिर उसके बाद आपके उनके बेटे होंगे, फिर उनके बेटे आपके पापा होंगे, फिर आपके पापा के आप बेटे होंगे, ठीक है। आपके जो बच्चे होंगे फ्यूचर में वो फिफ्थ जनरेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक आपके जो पूर्वज थे उनकी बेटी से और आपके बेटे से शादी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन हुआ, ठीक है। एक दूसरे के साथ ब्लड रिलेशन अगर है तो हिंदू मैरिज एक्ट में शादी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सारी चीजें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के क्लॉज सेक्शन 3 में 5 क्लॉजेस जो मेंशन्ड है उसमें बताई गई है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो आपका पंजाब एंड आपका जो ये सेक्शन है, हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट ने जो है इस पर्टिकुलर ये दिया हुआ था, जो ये रिट फाइल किया हुआ था और जो इनके लिए एक सेकेंड रुको
यस सॉरी गाइस, तो मैं ये बात कर रही थी कि अगर पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट ने इसी वजह से ये फर्स्ट कजिन्स के बीच जो शादी होने की बात चल रही थी उसको इलीगल करार दिया, साथ ही एंटीसिपेटरी बेल को भी अपोज किया और ये भी कहा कि फर्स्ट कजिन्स के बीच शादी नहीं हो सकती। ठीक है, तो वैसे इस पर्टिकुलर केस के बारे में फाइनल डिसीजन जो है वो अभी नहीं आया है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो अखिलेश के लॉयर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस केस को मैं आगे भी लेके जाऊंगा। ठीक है, तो अगर ये केस आगे बढ़ता है, इसके बारे में कोई भी अपडेट आती है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट दिस। ठीक है, सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको सारी चीजें समझ में आई या नहीं, है ना। और कोई भी गलती से भी अगर आपका कजिन है, फर्स्ट कजिन है, या फिर डैड के 5th जनरेशन तक या फिर मॉम के 3rd जनरेशन तक अगर आपके कजिन है, तो उनके साथ शादी के बारे में जो है वो हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग आप नहीं सोच सकते। ठीक है, तो मैंने सारी चीजों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गाइस। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको, सेशन आपको कैसी लगी। इसी के साथ साथ ये मेरी अनअकैडमी की आईडी है, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्लस पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड प्रिया 11 इसको यूज कर सकते हैं। इस रेफरल कोड को यूज करके 10% आपको डिस्काउंट जो है वो सारे के सारे कोर्सेज में मिलेगा, यूपीएससी में भी मिलेगा और बाकी सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी यहाँ पे इतनी सुबह मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सारे अपडेट्स आपके पास मिलती रहें, टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। ठीक है, जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक आपको बता दो, हमारा जो प्रीलिम्स का स्पेसिफिक सीरीज है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज जो है आज से वो शुरू हो चुका है 2021 के लिए, शाम को 6 बजे। ठीक है, तो आप लोगों से शाम को 6 बजे फिर से मिलूंगी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड होंगे, है ना। तो इस सेशन को बिल्कुल मिस मत करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है गाइस, सो सी यू अगेन at 6 PM today. Till then, take care. Bye bye.